नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे और आज की चर्चा का विषय है उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद संदर्भ भारत, पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन विद रेफरेंस टू इंडिया। आज की चर्चा के प्रमुख विषय हैं उत्तर औपनिवेशिकता अर्थात पोस्ट कॉलोनियलिज्म, अनुवाद विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, अनुवाद विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया या उपकरण, और ट्रांसलेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, अनुवाद की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद और इतिहास का विखंडन, रिकंस्ट्रक्टिंग ट्रांसलेशन एंड हिस्ट्री, और स्वतंत्र भारत में अनुवाद की शासकीय योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर ट्रांसलेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसके प्रमुख स्तरों पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रमुख एजेंसियां हैं जैसे साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, CSTT, यूनिवर्सिटीज, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रकाशित हुई है, उसके संदर्भ में क्या योजनाएं हैं उस पर चर्चा केंद्रित होगी। तो चर्चा आरंभ करते हैं। उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद संदर्भ भारत, पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन विद रेफरेंस टू इंडिया। तो चर्चा के क्रम में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, उत्तर औपनिवेशिकता क्या है। इसके भारत के संदर्भ में दो पहलू हैं। एक तो स्वतंत्र भारत का इतिहास, और दूसरा अंग्रेजी साहित्य में और अनुवाद अध्ययन के संदर्भ में खास तौर से जो व्याख्याएं होती हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, उसके आलोक में हम किस रूप में देखते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म को लेकर के दो मान्यताएं होती हैं। एक मान्यता तो ये है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में पीरियड का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जैसे दो उदाहरण दिए जाते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या कॉलोनियल पीरियड में रहते हुए भी कुछ लोग पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट के थे, यानी उपनिवेश काल में रहते हुए भी क्या उत्तर औपनिवेशिक मानसिकता से लोग थे, और बताया जाता था कि हाँ उस दौर में थे, और उस दौर के जो विचार थे वे उत्तर औपनिवेशिक प्रकृति के थे। विशेष संदर्भ दिया जाता है महात्मा गांधी के स्वराज का। उनकी जो पुस्तक स्वराज 1920-19 में आई थी, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो वह चर्चा का प्रमुख विषय बनी थी। ऐसे अनेक रचनाकार चिंतक, अरविंदो है, महात्मा गांधी, MN राय, जो कॉलोनियल पीरियड में रहते हुए भी पोस्ट कॉलोनियल थॉट प्रोसेस की बात करते थे। तो एक दृष्टि वो होती है। दूसरा, अभी भी जो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स हो रहा है, तो उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स में हम दो बिंदुओं पर बात करते हैं। एक तो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है कि वी हैव ओवरकम द प्रोसेस of colonization. We have recovered from colonized mindset. यानी हम औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह, कॉलोनियल हैंगओवर से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। और दूसरा मत ये है कि नहीं, कहीं न कहीं अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है। इन दोनों बिंदुओं और दोनों दृष्टियों के बावजूद जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चार बातें
कॉलोनियल पीरियड के बारे में कही जाती है वो सच होनी ही चाहिए। पहली बात तो ये कि उपनिवेश काल में यूरोपीय उपनिवेशवाद रहा है। There has been European colonialism. Britain has been colonizer. यानी इंग्लैंड का यूरोप का उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन उपनिवेशक था, वो इन्वेडर था, आक्रांता था, और न केवल भूभागों पर, जोग्राफिकल टेरिटरीज पर कब्जा किया, अपितु लोगों के मानस पर और हमारे सांस्कृतिक वर्चस्व को भी स्थापित किया। हमारे ऊपर सांस्कृतिक वर्चस्व की भी स्थापना की, कल्चरल हेजेमनी की। वैचारिक रूप से आइडियोलॉजिकल कंपोजिशन, आइडियोलॉजिकल इंजेक्शन दिए, बौद्धिक वर्चस्व स्थापित किया, और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर उसका प्रभाव आज भी बचा हुआ। We are not sovereign in all senses. हम अभी भी सभी स्तरों पर प्रभुत्वशाली नहीं है, न केवल भारत बल्कि अनेक भूभाग जहां उपनिवेश था। ये तथ्यात्मक बातें हैं। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म टू गेट आउट ऑफ दीज बाउंड्रीज, इन सभी परिदृश्यों की जो बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, इनके जो बाधक तत्व हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, इससे मुक्ति का मार्ग खोजना, इनसे दूर जाना, इनसे विमुख होना, इनसे निजात पाना, इनसे मुक्ति प्राप्त करना ही सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा उपकरण। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है? कैसे पता चले कि हम पोस्ट कॉलोनियल हैं? क्या रातों रात जो सत्ता का परिवर्तन हो गया उसके बाद हमें लगा कि हम पोस्ट कॉलोनियल हैं? तो शायद उस पर अभी पुनर्विचार की आवश्यकता है। सत्ता हस्तांतरण हो गया, उन्होंने हमें हमारी प्रभुसत्ता दे दी, लेकिन वो प्रभुसत्ता आप देखिए, अगर उस दृष्टि से विचार किया जाए तो बहुत बदलाव नहीं। अभी भी बहुत सी चीजें, 1861 की पुलिस व्यवस्था, 1861 जो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जो अनेक धाराएं हैं, वो कमोबेश वही चली हुई, थोड़े बहुत बदलाव हुए। हमारा संविधान जो निर्मित हुआ, हमारे संविधान में, संविधान सभा में 2.5 वर्षों तक, 2 वर्ष से अधिक समय तक चर्चाएं चली, लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी प्रेरित, प्रभावित है हमारा संविधान। तो पूर्ण मुक्ति, पूर्ण स्वराज नहीं। यहां तक कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमने अपनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहता, ना कोई विचारक ये कहेगा कि पूरी तरह से हमें मुक्त होना चाहिए, लेकिन जिसे कहते हैं इरोजन, शरण, पूरी तरह से उसे गेट रिड ऑफ, ऐसी स्थिति नहीं थी, ना है, और संभवतः रहेगी भी नहीं, रहनी भी नहीं चाहिए। तब पोस्ट कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है? तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कॉलोनियलिज्म के ठीक कंट्रास्टिव एंड एग्जैक्ट अपोजिट टू द कॉलोनियलिज्म, लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही है
कि जो कुछ भी हमारे साथ दुर्घटना हुई है, जो कुछ हमारे साथ अन्याय हुआ है, उससे मुक्ति। और उसमें क्या हुआ, अनुवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, न केवल भारत में, अनेक देशों में। कैसे कि जैसे ये माना जाता है कि अनुवाद उपनिवेश काल में उपनिवेशिक प्रवृत्ति और उपनिवेश को संरक्षण देने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला तत्व था, वैसे ही ये मान्यता ज्यादा सुदृढ़ हो गई है, स्थायी हो गई है, प्रगाढ़ हो गई है कि जब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, कम से कम भारत सहित अनेक देश जब समाप्त हुए, जिस तारीख से समाप्त हुए, जिस समय से समाप्त हुए, उसके बाद हम उस वर्चस्ववादी मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वो भौतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम उनसे निजात पाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीकोलोनाइजेशन के रूप में, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के रूप में अनुवाद का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और इसके संदर्भ में जैसा हम जानते हैं कि दुनिया में अनुवाद को लेकर के जो मान्यताएं बनी, सभी उपनिवेश रह चुके देशों ने ये तय कर लिया कि अनुवाद को अब हम करेक्टिंग हिस्ट्री, इतिहास के शुद्धिकरण, सहीकरण करने की जो प्रक्रिया है, उस दिशा में कार्य करेंगे। और उसको RIGSTING, राइटिंग हिस्ट्री की बात करें। हम इतिहास के विशुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात करें। तो इस प्रक्रिया में अनुवाद क्या करेगा? ट्रांसलेशन विल बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डीकोलोनाइजेशन। अनुवाद विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला तत्व। जैक डेरिडा, द ईयर ऑफ अदर्स, उत्तर आधुनिक चिंतक, पोस्ट मॉडर्न थिंकर, जैक डेरिडा क्या कहते हैं? पुस्तक उनकी है, रचना है द ईयर ऑफ अदर्स, दूसरे के कान। तो उसमें कैसे हम सुन सकते हैं? वे कहते हैं, the political problem which seems to me inevitable, जो सबसे ज्यादा अपरिहार्य राजनीतिक समस्या जो मुझे प्रतीत होती है, एंड रियल, और इनएविटेबल भी है और रियल भी, जो यथार्थ, वास्तविक और अपरिहार्य जो राजनीतिक समस्या है मेरी दृष्टि में, वो क्या है? डेरिडा के शब्दों में, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम विच सीम्स टू मी इनएविटेबल एंड रियल हैज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी। हमारी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अपरिहार्य, उसको टाला नहीं जा सकता, और सबसे ज्यादा वास्तविक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, उसकी एक जटिल रणनीति है। ऑल ऑफ इट्स टर्म्स, इसके जो पदावलियां हैं, इसके जो व्यवहारिक शब्द हैं, मस्ट बी लेड आउट अगेन, उनको फिर से व्याख्यायित करने की जरूरत है। वन मस्ट रीथिंक ट्रांसलेशन, और हमें अनुवाद के संदर्भ में पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जैक डेरिडा कहते हैं, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इस बात पर फिर से बल देने की जरूरत है। The political problem which seems to me inevitable and real
हैज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी। तो राजनीतिक समस्या मुझे सबसे ज्यादा अपरिहार्य और वास्तविक लगती है वो है कि इट मस्ट बी लेड आउट, इसको रेखांकित करना चाहिए कि ये जो सबसे जटिल रणनीति है उसकी, ऑल ऑफ इट्स टर्म्स मस्ट बी लेड आउट। तो हमें उसके पद को, उसके शब्दों की पुनर्व्याख्या की जरूरत है अनुवाद के संदर्भ में। ट्रांसलेशन, हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है, हमें अनुवाद के विषय में फिर से सोचने की जरूरत है कि जिन पदावलियों में हमने अनुवाद किया है, जिन पारिभाषिक शब्दावलियों का हमने प्रयोग किया है, जैसे ओरिएंटलिज्म, जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जैसे कॉलोनियल स्ट्रक्चर, इन सब पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और अगर हम हिंदी के एक कवि का मुहावरा इस्तेमाल करें तो देवता अज्ञे कहते हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, ये उपमान मैले हो गए। तो फिर से हम इन शब्दों का अब कोई अर्थ रहा नहीं, इनको नए मूल्यबोध के साथ जोड़ने की जरूरत है। ट्रांसलेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, हम उन शब्दों, उन पदों की नई व्याख्या करें। अब इसको किस रूप में समझने की जरूरत है, तो हम आते हैं अनुवाद की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन ये निबंध, चर्चित निबंध गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का था, और उन्होंने बताया कि अनुवाद की राजनीति होती है, अनुवाद के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, और उन्होंने विस्तार से इन चीजों को समझाने की कोशिश की। लेकिन एक अन्य निबंध में ट्रांसलेशन एज कल्चर, कल्चर एज ट्रांसलेशन के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की, ट्रांसलेशन एज कल्चर के रूप में बताने की कोशिश की कि अनुवाद क्या है। ट्रांसलेशन इज ए डन डील, ट्रांसफर इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर। तो अनुवाद की राजनीति के क्रम में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि एक कार्रवाई पहले हो चुकी है, और उपनिवेशवाद में ये प्रक्रिया अपनाई गई, पूरी तरह से अपनाई गई। जैसा अनुवादक चाहता था वैसा अनुवाद करता था। अनुवादक कैसे चाहता था, सत्ता के संरक्षण में कार्य करता था। इस संदर्भ में बहुत विस्तार से चीजों को समझने की जरूरत है। ओवर डिटरमाइंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन इज टू कॉम्प्लिकेट ओवर रिस्पॉन्स। क्या है ओवर डिटरमाइंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन? अनुवाद क्या करता था? अनुवाद ओवर डिटरमाइंड है। अनुवाद की प्रकृति पहले से इतनी ज्यादा निर्धारित कर दी जाती है, वो क्या कर लेता है, वो कॉम्प्लिकेट आवर रिस्पॉन्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुत्व के संदर्भ में, हिंदुत्व की संरचना में जो अनुवाद ने रणनीति बनाई, वो क्या किया, एक ऐसे लोक में पहुंचा दिया जो मनुस्मृति की रचना है, उसको संदर्भ में रखने के लिए इस पर विचार करना जरूरी है। कैसे निरंजना बताती है, तो क्या किया उसने, अंडर द साइन ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म, पाश्चात्य उदारवाद के संदर्भ में हिंदुत्व को निर्मित कर दिया। हिंदू कोट अनकोट, इसकी क्या व्याख्या की, इसको पाश्चात्य उदारवाद के संदर्भ में जोड़ दिया। तो ओवर डिटरमाइंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की ये अति व्याख्या हो गई। और इसको किस तरह से देखना चाहिए,
The translation is thus brought into being in the colonial context in a complex field structured by law, violence, and subjectification, as well as by determinate concepts of representation, reality, and knowledge. अब ये निरंजना की जो व्याख्या है इसको समझने की जरूरत। तो क्या किया? ट्रांसलेशन इज दस ब्रॉट इनटू बीइंग, इस तरह से अनुवाद को कैसे लाया गया इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, औपनिवेशिक संदर्भ में किस रूप में व्याख्यायित किया गया, इन ए कॉम्प्लेक्स टाइड स्ट्रक्चर, ये जो जटिल और सुगठित संरचना में इसको लाया गया। कैसे लाया गया? बाय लॉ, जिसमें कानून है, हिंसा है, एंड सब्जेक्टिफिकेशन, और आधिपत्य है। इसके साथ साथ एज वेल एज बाय डिटरमिनेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रियलिटी एंड नॉलेज, जिसमें प्रतिनिधित्व भी है, यथार्थ भी है और ज्ञान भी है। ऐसी व्यू रचना की गई कि हमारा जो हिंदुत्व का बोध था वो कहाँ पहुंच गया, किस आलोक में चला गया, इसको समझने की जरूरत है। और ये जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है, इसमें हम मुक्त भाव से इतिहास की व्याख्या करें। ट्रांसलेशन क्या करता है? तो उस दौर में देखा गया डीकंस्ट्रक्टिंग ट्रांसलेशन एंड हिस्ट्री। तो अनुवाद और इतिहास का विखंडन करने की जरूरत है, तभी तो डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस से हम डीकोलोनाइजेशन कर पाएंगे। और फिर हम बेंजामिन के हवाले से कहते हैं, बेंजामिन कहते हैं थेसिस ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एक रचना है, थेसिस प्लूरल, ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दर्शन की स्थापना है। थेसिस THESIS नहीं, THESES, मतलब प्लूरल ऑफ थीसिस। थेसिस ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दर्शन की स्थापना है, वाल्टर बेंजामिन ने। और उन्होंने बताया था कि क्या स्थापनाएं होती है। इतिहास अपनी निर्मित स्वतः नहीं करता है, एक दार्शनिक पृष्ठभूमि, एक संरचना के तहत इतिहास लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और इतिहास की व्याख्याएं होती हैं। इतिहास के निर्मितीकरण की प्रक्रिया में अनुवाद भी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेता है, ये भी समझने की, ये भी जानने की जरूरत है, ये भी जानने की जरूरत है, ये भी समझने की जरूरत है, ये भी देखने की जरूरत है। इसको अगर हम ढंग से नहीं समझेंगे तो हम कैसे सही व्याख्या कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हम देखें कि जैक डेरिडा क्या कहते हैं। डेरिडा कहते हैं हिस्ट्री एंड नॉलेज, इसमें वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसके साथ जुड़ाव है। और बेंजामिन क्या कहते हैं? हिस्ट्री, नॉलेज, और इसके लिए बेंजामिन ने जो शब्द किया हिस्टोरिया एंड एपिस्टेमी, एपिस्टेमोलॉजी के संदर्भ में एपिस्टेमी, इसको इस तरह से समझने की देखिए। तो हिस्ट्री एंड नॉलेज have always been determined as detours for the purpose of the reappropriation of presence। ये डेरिडा का कहा कि वर्तमान के प्रतिनिधित्व के रूप में उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतिहास और ज्ञान को हमेशा अपने ढंग से व्याख्यायित किया गया। तो ज्ञान की भी व्याख्या अपने ढंग से की गई है और इतिहास की भी व्याख्या अपने ढंग से की गई है, और उस संदर्भ में इन चीजों को समझने की कोशिश की गई है
कि कैसे जो है उपनिवेशकरण में जो अनुवाद हुए हैं उसका विउपनिवेशीकरण कैसे किया जाए, इसके लिए हमें इतिहास के दुरुस्तीकरण की भी जरूरत है, उसके भी करेक्शन की जरूरत है, राइटिंग की जरूरत है। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में जो इतिहास लिखा गया, जो अनुवाद किए गए, उस पर पुनर्विचार हो रहे हैं, पुनर्विचार किए गए हैं और पुनर्विचार होंगे। कनाडा सहित अनेक जगहों पर ये बातें हुई हैं। अब हम स्वतंत्र भारत में सरकारी स्तर पर शासकीय प्रणाली के द्वारा कैसे अनुवाद की कार्य पद्धति अपनाई गई है, उसके संदर्भ में संक्षेप में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था। हम उस पूरे ब्यौरे में नहीं जाएंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया था। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और कैसे तकनीकी शब्दावली का आयोग बना और उसमें उसके द्वारा कैसे अनुवाद कार्य करवाए गए। उसके अलावा जो साहित्य अकादमी है वो अनुवाद कार्य करवाती है, जो पुरस्कृत कृतियां उनका अनुवाद होता है। उसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, वो अनुवाद कार्य करवाता है महत्वपूर्ण कृतियों का। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं अपने पाठ्यक्रमों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करवाते हैं, तो अनुवाद की यह प्रक्रिया सरकारी स्तर पर संचालित होती है। एक महत्वपूर्ण आयोग गठित हुआ था, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका उद्देश्य है नॉलेज बुक का ट्रांसलेशन करवाना, ज्ञानात्मक साहित्य का विशाल स्तर पर, व्यापक स्तर पर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराना। और ज्ञानात्मक साहित्य कैसे निर्मित होता है, कैसे उसकी परंपरा बनती है, इसके संदर्भ में विस्तार से उस पर चर्चा हुई। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी अनुवाद को एक विषय तो माना ही गया है, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बनाने की भी अवधारणा व्यक्त की गई है। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत में अनुवाद अपने ढंग से कैसे कार्य करता है, कर रहा है, करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। तो अनुवाद का जो इतिहास है उसका स्वरूप कैसे बनता बिगड़ता रहा है, खासतौर से भारत के संदर्भ में हमने अभी चर्चा की पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन की, पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन विद रेफरेंस टू इंडिया, यानी भारत के संदर्भ में उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।